ये है विद्युत रासायनिक सेल जिसका नाम गैल्वेनिक सेल है। पूरा डिटेल में अच्छे से समझ कर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल में स्टूडेंट दो अर्ध सेल होता है। तो अर्ध सेल क्या होता है, ये अर्ध सेल क्या होता है पहले अलग से जान लीजिए। अर्ध सेल जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के घोल में डुबा दिया जाता है, जैसे मान लीजिए जिंक का छड़ है, Zn4 के मोलर घोल में डुबा दी, तो यही प्रायोगिक व्यवस्था अर्ध सेल कहलाती है। देखा जाए स्टूडेंट, यहां पर हम बता रहे थे कि विद्युत रासायनिक सेल एक तरह से समझ लीजिए कि आज आप ऐसा क्लास लेने जा रहे हैं जिसके माध्यम से किसी भी बैटरी का, सेल का, चाहे टॉर्च का बैटरी, मोबाइल का बैटरी, किस तरह से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आप आज अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसके लिए आज ध्यान दिया जाए। यहां सबसे पहले एक शब्द जान, सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा और इस अर्ध सेल में इलेक्ट्रॉन का यूज होगा, मतलब ग्रहण होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि कोई भी बैटरी में जो आप करंट गेन करते हैं, जैसे ये बैटरी है, तो अंदर दो इलेक्ट्रोड पर दो काम हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के त्याग का और एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण का, एक ऑक्सीडेशन का और एक रिडक्शन का। केमिस्ट्री के भाषा हम बोले तो एक पर ऑक्सीडेशन और एक पर रिडक्शन, एक पर ऑक्सीकरण, एक पर अवकरण, तो जिसको अपचयन उपचयन आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर शुरू हो जाता है तो निश्चित करंट का फ्लो शुरू होगा। तो अब करंट का फ्लो शुरू कैसे होगा, एकदम जीरो लेवल से एकदम लेके चल रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा। पहले ये बताया कि अर्ध सेल किसे कहते हैं, तो जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के घोल में डुबा दिया जाता है, तो इस पूरे प्रायोगिक व्यवस्था कौन सेल कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होता है। प्रथम अर्ध सेल में जिंक के छड़ को Zn4 के मोलर घोल में यानी 1 लीटर में 1 मोल मोलर घोल में डुबाया जाता है, और दूसरे अर्ध सेल में Cu के रड को Cu4 के मोलर घोल में डुबाया जाता है। तो ये पूरी प्रायोगिक व्यवस्था विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत रासायनिक ऊर्जा को, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और यहाँ अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन समझने जा रहे हैं स्टूडेंट। आपको बता दें कि एक में जिंक को Zn4 घोल में और दूसरे को Cu को Cu4 के घोल में, इस दोनों धातु में सबसे अभिक्रियाशील धातु जिंक है। धातु की अभिक्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन के त्याग से ज्ञात की जाती है स्टूडेंट। जो जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना अधिक अभिक्रियाशील धातु बना जाता है। तो जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और कॉपर मतलब उतना तेजी से जिंक की अपेक्षा नहीं करेगा। तो जिंक का परमाणु संख्या होता है 30। आपको पता होना चाहिए कि घोल में दो तरह के आयन है स्टूडेंट, एक Zn++ और एक SO4-। तो घोल में दो तरह के आयन वर्तमान है, विद्युत धारा प्रवाहित करते ही अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। तो इसमें Cu++ का आयन मिलेगा, Cu++ का आयन मिलेगा, इसमें चारों तरफ Cu++ के आयन मिलेंगे स्टूडेंट, और इसमें चारों तरफ Zn++ के आयन मिलेंगे और SO4- के आयन मिलेंगे। तो दो आयन से इसमें घोल में स्थित होगा, और यहाँ भी दो आयन होगा, Zn+, Cu++ और SO4-। तो होगा क्या, ये जिंक रड पर उदासीन जिंक का परमाणु है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर मतलब 30 है। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, अपना दो इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़कर घोल में जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए
कि घोल में जाने के लिए Zn प्लस प्लस बनना होगा। Zn प्लस प्लस बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को यहीं पर, कहां पर, रड पर छोड़ देना होगा। तो सोचिए हर एटम जिंक का ऐसा काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि घोल में जाने का शर्त है घोल में जिंक आयन बन के रहना होगा। और जिंक आयन और जिंक में क्या अंतर है? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है और इसमें अधिक है। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यानी रड पर ही छोड़ देगा और आयन बनकर घोल में चला जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसा हर एटम बार बार करे तो क्या होगा? इस रड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और जो जिंक परमाणु है वो जिंक आयन बन के घोल में जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल वायर से, इस बाहरी परिपथ से होते हुए स्टूडेंट, इस एक्सटर्नल वायर से होते हुए यहाँ कॉपर के अर्ध सेल पर पहुंचेगा। और जब ये कॉपर के अर्ध सेल पर पहुंचेगा तो कॉपर के रड के चारों तरफ, इस बात को फिर से समझा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये है प्रथम अर्ध सेल जिसमें जिंक का छड़ Zn4 के मोलर घोल में डूबा है और यहाँ जिंक न्यूट्रल एटम है। शर्त है कि इसमें जाना है घोल में तो आयन बन के, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा। तो ये क्या किया है देखा जाए, ये इसने क्या किया है, Zn ठोस अवस्था में था रड पर, आयन बन के घोल में गया और ऐसा करने में इसको क्या करना पड़ा? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ा। और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ा मतलब ऑक्सीकरण करना पड़ा। और ऐसे में करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन शुरू हो गया। ये इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ से होते हुए कॉपर के रड पर आ गए। अब कॉपर के रड पर क्या स्थिति है ध्यान दिया जाए। ये है द्वितीय अर्ध सेल का, यहाँ पर Cu और ये CuSO4 का घोल जिसमें कि Cu++ आयन है, चारों तरफ Cu++ SO4 माइनस का आयन है। तो क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आया है जिंक से, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, इस इलेक्ट्रॉन के संपर्क में जैसे ही Cu+ आएगा जो इसके संपर्क में है रड के, ये Cu++ इस इलेक्ट्रॉन को तेजी से ग्रहण करेगा। ये Cu++ इस इलेक्ट्रॉन को तेजी से ग्रहण करेगा और ग्रहण करके देखिए क्या होगा। ग्रहण करके ये Cu++ जो घोल में है, वो घोल में मतलब एक्वस फॉर्म में है, Cu++ जो घोल में है स्टूडेंट, वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा और ये Cu उदासीन परमाणु यानी कि रड पर मुक्त होने लगेगा। तो सोचिए हर कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रड पर डिपोजिट होने लगे तो क्या होगा? लगातार ये जिंक का परमाणु इलेक्ट्रॉन लॉस करके घोल में जा रहा है और यहाँ घोल का Cu++ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रड पर डिपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयन से परमाणु बना जा रहा है और परमाणु उदासीन परमाणु कहाँ रहेगा? रड पर। तो लगातार आपका ये जिंक वाला रड जो है गलकर यानी कि पतला होता जाएगा क्योंकि इसका मटेरियल लगातार कम हो रहा है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट, ये रड लगातार पतला क्यों होता जाएगा? लगातार पतला क्यों होता जाएगा? क्योंकि इसका एटम जा रहा है घोल में, ठीक है। और ये रड लगातार मोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें घोल से आयन रड पर जाकर मुक्त हो रहा है, यानी कि इस पर इस प्लेट का वेट बढ़ेगा और ये प्लेट गलेगा। तो यहाँ लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन जिंक से हो रहा है और वो कॉपर के रड पर जैसे ही पहुंच रहा है घोल में स्थित Cu++ आयन उसको ग्रहण कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कीजिए। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है जिंक से कॉपर की ओर हो रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसलिए यहाँ ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रॉन की कमी बन रहा है इसलिए। और आपको अगर बल्ब जलाना है, फैन चलाना है तो आप यहाँ से प्लस जोड़ेंगे और यहाँ से माइनस, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के एकदम अपोजिट विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह इधर से होगा यानी कि कॉपर से जिंक की ओर और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होगा। अब आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट बता दें कि आपको ये सब समझ में आ गया। ये कुछ नजर आ रहा है, ये क्या है? तो इसको हम लोग इस विद्युत रसायन की दुनिया में बोलते हैं लवण सेतु। ये लवण सेतु यू आकार का ग्लास ट्यूब है, कांच की नली है।
यू आकार का ये कांच का नली है स्टूडेंट। इसमें दो चीज भरा रहता है। इसमें मेन जो पदार्थ है वो विद्युत अवघट्य के रूप में KNO3 है। ध्यान से सुनिएगा, ये लवण सेतु यू आकार का कांच का नली है। अब आप ही बताइए, जब ये अगर हम उलट देंगे, इसमें KNO3 भर दिए हैं और उलट देंगे तो ये गिर न जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर जेम जैसा, जैसे किसान जेम आप मार्केट में यूज करते हैं खाने के लिए, किसान जेम जैसा पदार्थ है अगर जो ब्लू अलगी से प्राप्त होता है, उसका काम बस ये है कि अगर दोनों तरफ से दबा कर भर देंगे तो दबा कर भरने के बाद अगर भर देंगे यहाँ, तो ये KNO3 अब गिरेगा नहीं उलटने पर। तो इस लवण सेतु में अगर और KNO3 क्यों भरा जाता है? KNO3 हमारा मेन विद्युत अवघट्य है और ये अगर का काम ये है कि हम पलट कर रखेंगे तो ये गिरने नहीं देगा। किसको? KNO3 को। तो जरा ध्यान से हर एक बात समझिएगा। हमारा मेन पदार्थ KNO3 है और अगर भरने का मेन लक्ष्य यही है कि वो गिरेगा नहीं। अब सुनिए इसका रोल क्या है, रोल अब बताने जा रहे हैं। आपका ये बैटरी जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, करंट का प्रवाह शुरू कर चुका है, ये तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, तुरंत काम करना कुछ ही घंटों बाद बंद कर देगा। और प्लेट अभी पूरा गला भी नहीं है, फिर भी रुक जाएगा। तो आप चाह रहे हैं कि नहीं, लगातार हमारा बैटरी काम करता रहे, लगातार विद्युत धारा का प्रवाह करता रहे। तो यहां पर कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है? आप चाहते हैं कि लगातार ये जब तक प्लेट गले नहीं तब तक चलता रहे। तो इसके लिए आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ है, पहले प्रॉब्लम जानिए फिर उसका निराकरण जानिएगा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है स्टूडेंट कि बार बार जिंक एटम, जो रड से जिंक एटम आयन बन के घोल में जा रहा है, तो घोल में Zn++ आयन की अधिकता हो जाएगी और Zn++ आयन की अधिकता हो जाएगी तो इस रड को चारों तरफ से जिंक आयन जो है घेर लेगा। तो जिंक आयन घेर लेने से देखिए यहां बार बार जिंक का परमाणु जिंक आयन बनकर घोल में जा रहा है। तो यहां पर ये जो सल्फेट आयन है, यानी कहने का मतलब है कि जिंक जो है जिंक आयन बन के घोल में जा रहा है और यहाँ जो है Cu++ जो है वो रड पर डिपोजिट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, सल्फेट आयन की अधिकता हो जाएगी, SO4- की अधिकता हो जाएगी और इसमें जिंक आयन की अधिकता हो जाएगी। तो होगा क्या कि ये सल्फेट आयन जो है, फिर से इसको फ्रेश बनाकर समझाते हैं तब क्लियर समझ में आएगा। फिर से मतलब यहां पर देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो कॉपर का रड है, ये कॉपर आयन लगातार इलेक्ट्रॉन गेन करके रड पर जा रहा है, रड पर जा रहा है। तो घोल में दो आयन है Cu++, SO4-। तो Cu++ आयन जब अधिक चल जाएगा तो होता क्या है कि इस रड के चारों तरफ SO4- के आयन आ जाते हैं। तो SO4- के आयन आ जाते हैं तो ये रड को चारों तरफ से छेक लेते हैं। तो जो दूर स्थित Cu++ आयन है वो इसके संपर्क में नहीं आ पाता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण रुक जाता है। तो यहाँ ये बात समझना है स्टूडेंट कि इसे Cu वाले अर्ध सेल में जब कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि Cu++ का आयन जब घोल से रड पर मुक्त होता है तो ये जो सल्फेट आयन है इसकी अधिकता हो जाती है और ये इस रड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो दूर स्थित Cu++ आयन है वो इस रड पर मुक्त नहीं हो पाता है और नहीं होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण बंद हो जाता है और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बंद हो जाता है। यानी और यहाँ भी वही बात है कि जिंक आयन की अधिकता होने से इस रड को चारों तरफ से ये घेर लेता है जिंक आयन। तो ये जिंक जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आसानी से घोल में नहीं जा पाता है। तो हम चाहते हैं कि ये जिंक आयन इस अर्ध सेल से कम हो जाए या हट जाए और हम चाहते हैं कि इस अर्ध सेल में
सल्फेट आयन जो अधिक हो गया है Cu++ की अपेक्षा, क्योंकि Cu++ तो रड पे चला गया। तो इस दोनों को एक साथ हटाने के लिए हमने KNO3 का इस्तेमाल किया। इसमें दो आयन है K+NO3-। तो होगा क्या कि इसमें कौन से आयन की अधिकता है? प्लस वाले आयन की। और इसमें कौन से आयन की अधिकता है? माइनस सल्फेट वाले की, यानी कि Cu++ तो रड पर चला गया है। तो होगा क्या कि इस पर प्लस की अधिकता है तो NO3- इधर आकर्षित होगा, और इधर आकर्षित होगा स्टूडेंट, इधर आकर्षित होगा K+, जो कि SO4- की अधिकता है। तो इधर K+ आएगा विद्युत घट्टे में से, और इधर NO3- आकर्षित होगा। कब? जब अधिक हो जाएगा आयन तब। तो आकर्षित जब होगा तो ये तुरंत NO3- अपने से आकर इस जिंक आयन से कॉम्बिनेशन करेगा, और कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए क्या बना रहा है। ये NO3- जैसे इससे कॉम्बिनेशन करेगा तो ये बना देगा स्टूडेंट जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। और यहाँ ये पोटेशियम जैसे ही आएगा, ये SO4 से मिलकर K+ जो है SO4- से मिलकर ये बना देगा K2SO4। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही जिंक नाइट्रेट बनेगा, ये जो जिंक आयन ज्यादा है वो सब हट जाएगा, और ये ZnNO3 बन के तली में बैठ जाएगा। और यहाँ ये इसमें क्या होगा? इसमें K2SO4 बनकर ये सल्फेट आयन से कॉम्बिनेशन करके K2SO4 बनकर तली में बैठ जाएगा, और ये जो रड है सल्फेट आयन के जो घेरे से मुक्त हो जाएगा, यहाँ Zn++ के आयन से मुक्त हो जाएगा, और फिर से आराम से जिंक का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके घोल में जाने लगेगा, और आराम से यहाँ Cu++ का एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रड पर जाएगा। तो हम क्या समझा रहे हैं? अच्छे से ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। हम यही समझाए हैं स्टूडेंट अभी तक, माइक ऑन मत कीजिए एक दो लोग। हम अभी तक यही समझा रहे हैं कि इस अर्ध सेल में जिंक का परमाणु इलेक्ट्रॉन लॉस करके घोल में जब जा रहा है तो इस रड के चारों तरफ जिंक आयन की अधिकता हो जा रही है। तो जो जिंक का परमाणु है बाद का, वो आसानी से घोल में नहीं जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ जिंक आयन मौजूद हो जा रहे हैं। और यहाँ पर Cu++ का अधिक परमाणु जब मुक्त हो जा रहा है इस पर, तो सल्फेट आयन की अधिकता रह रही है, यही इसको घेर के रख रहा है। तो इसमें सल्फेट आयन और इसमें जिंक आयन को रड के चारों तरफ से हटाने के लिए ये KNO3 का दो आयन K+NO3-, इसमें पॉजिटिव आयन की अधिकता है तो इधर NO3- जाएगा, तो NO3- जाने से बना दिया जिंक नाइट्रेट। यहाँ कौन सा आयन अधिकता है? SO4-, तो यहाँ आएगा 2K+, यानी K+, तो ये K2SO4 बना देगा, और ये दोनों तली में जाके बैठ जाएगा K2SO4 और जिंक नाइट्रेट। और इस तरह से आराम से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करके घोल में जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रड पर जाएगा, और लगातार ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जारी रहेगा। और ऐसा होने से आपके सर्किट में करंट का फ्लो होता रहेगा तब तक जब तक कि ये जिंक का पूरा रड बंद न जाए। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन समझाया कि इस अर्ध सेल में इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इस पर ग्रहण हुआ है, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहलाता है, ये अवकरण अर्ध सेल कहलाता है। तो इस आधार पर हम एक ट्रिक निकाले हैं स्टूडेंट, उसको पहले अपने दिमाग में रख लीजिए। ये है ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ऑक्सीडेशन, और इस पर हो गया रिडक्शन, रिडक्शन हाफ से। ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और आपको बता दें कि यही एनोड है, एनोड यही है स्टूडेंट। पहली बार एनोड को आप निगेटिव देख रहे हैं, और ये कैथोड है, कैथोड पॉजिटिव है। विद्युत रासायनिक सेल में ये एनोड निगेटिव होता है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और एनोड हमेशा कहीं भी लेफ्ट साइड में होता है स्टूडेंट। तो एक कोडवर्ड हम बना है LOAN, लोन। लेफ्ट में जो होगा ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा और वो निगेटिव होगा।
तो कहने का मतलब है ये पूरा डिस्कशन इस प्रकार से आप शुरू से अंत तक एक बार समझाने जा रहे हैं, ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होता है। प्रथम अर्ध सेल में जिंक का रड ZnSO4 के मोलर घोल में डूबा होता है। फिर से शुरू से समझा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। प्रथम अर्ध सेल में जिंक का क्षण, इस बार बोलते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं, फ्रेश। प्रथम अर्ध सेल में जिंक का क्षण ZnSO4 के मोलर घोल में डूबा होता है और द्वितीय अर्ध सेल में Cu का क्षण CuSO4 के मोलर घोल में डूबा होता है। और इस दोनों अर्ध सेल को लवण सेतु के माध्यम से जोड़ा जाता है। इस लवण सेतु में अगर अगर और KNO3 होता है, विद्युत घटक के रूप में KNO3, और अगर अगर इसको इस ट्यूब में बनाए रखने के लिए, थामे रखने के लिए इसको अगर अगर से भर दिया जाता है। जैसे ही हम बाहरी परिपथ की सहायता से इस दोनों अर्ध सेल को जोड़ते हैं, जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन बनकर घोल में जाता है और अपना 2 इलेक्ट्रॉन रड पर ही छोड़ देता है। ऐसा हर परमाणु करने से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक रड से कॉपर रड की ओर होने लगता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही घोल में स्थित Cu++ के संपर्क में आते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके रड पर मुक्त होते हैं। ये प्रक्रम लगातार चलता रहता है। जब ज्यादा देर तक ये प्रक्रम चलता है तो प्रथम अर्ध सेल में जिंक आयन की अधिकता हो जाती है और द्वितीय अर्ध सेल में SO4- के आयन की अधिकता हो जाती है। तो इस दोनों आयन को हटाने के लिए हम लवण सेतु का इस्तेमाल करते हैं। तो लवण सेतु में से यहाँ इधर से निगेटिव आयन NO3 नाइट्रेट आयन आकर्षित होता है और यहाँ पोटेशियम आयन आकर्षित होता है। तो ये NO3 जिंक से कॉम्बिनेशन करके जिंक नाइट्रेट बनकर हट जाता है। जिंक नाइट्रेट बनकर तली में जाकर अवक्षेप के रूप में बढ़ जाता है। और इस वाले में SO4 जो है माइनस वो K+ से मिलकर रहता है। जब ज्यादा देर तक ये प्रक्रम चलता है तो प्रथम अर्ध सेल में जिंक आयन की अधिकता हो जाती है और द्वितीय अर्ध सेल में SO4- के आयन की अधिकता हो जाती है। तो इस दोनों आयन को हटाने के लिए हम लवण सेतु का इस्तेमाल करते हैं। तो लवण सेतु में से यहाँ इधर से निगेटिव आयन NO3 नाइट्रेट आयन आकर्षित होता है और यहाँ पोटेशियम आयन आकर्षित होता है। तो ये NO3 जिंक से कॉम्बिनेशन करके जिंक नाइट्रेट बनकर हट जाता है। जिंक नाइट्रेट बनकर तली में जाकर अवक्षेप के रूप में बढ़ जाता है। और इस वाले में SO4 जो है माइनस वो K+ से मिलकर K2SO4 बनकर हट जाता है। और इस तरह लगातार इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण का काम जारी रहता है और ये बैटरी हम लगातार कार्यरत